नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। -1 नहीं -3 होगा, शेख रशीद साहब ने कहा है। पीटीआई वाले अपने गंदे कपड़े टीवी पर ना धोएं, शेख रशीद साहब कह रहे हैं। आज शेख रशीद साहब खूब बोले हुकूमत के खिलाफ, अपनी हुकूमत के खिलाफ बोले कि उनको पेट्रोल नहीं बढ़ाना चाहिए था। वो वक्त, वो टाइमिंग नहीं थी जिस टाइम उन्होंने ये चीजें की। बेहतर हुक्मरानी नहीं है मुल्क के अंदर। जो वादे दावे इस हुकूमत ने किए, वो एक भी वादा और दावा पूरा नहीं हुआ। 2 साल की हुक्मरानी आपके सामने है। मुल्क के अंदर इंतहाई सूरत हाल खराब है, लेकिन खान साहब कहते हैं कि आप घबराएं नहीं। मुझे जो चीजें मिली हैं, जो पिछली गवर्नमेंट्स थी उनके दौरान ये चीजें खराब हुई हैं। खान साहब अब जब से उन्होंने कहा है, माइनस की बात की है, उसके बाद ये माइनस का जिक्र हर जगह डिस्कस हो रहा है कि खान साहब ने खुद ही माइनस की बात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि हमने माइनस की बात नहीं की, अपोजिशन ने नहीं की, खुद ही माइनस की बात कर रहे हैं और वो खुद ही चाहते हैं कि मैं माइनस हूं। उनकी तरफ से ये बात हो रही है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिए। सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है और पीटीआई की एमएनए है, बड़ी वोकल है, नुसरत वाहिद साहिबा। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ जीडीए के रहनुमा है मखदूम मोहसिन साहब, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में। मैं आपको वेलकम करता हूं सर अपने प्रोग्राम में। सर नुसरत साहब, माइनस का जिक्र खान साहब ने खुद ही किया और जिक्र किया, ना अपोजिशन से जिक्र हुआ, न किसी ने डिमांड किया। हाँ, बिलावल साहब ने यह जरूर कहा था आप इस्तीफा दें और घर चले जाएं, लेकिन खान साहब ने माइनस का जिक्र किया। क्या, क्यों जरूरत पेश आई? आपको खुद पता है इस मुल्क के अंदर कोई भी माइनस अपोजिशन से नहीं होता, कोई और ताकत, कोई और कुव्वत माइनस करती है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, अपने प्रोग्राम में आपने बुलाया। देखें, जो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मुल्क चूँकि तरक्की कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सेटल हो रही हैं, इदारे आपके बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उस चीज़ को ये अपोजिशन जो है मिल के चाहती है तो बाला कर दे, क्योंकि इनके ज़माने में हर चीज़ न सिर्फ ज़ीरो पे बल्कि माइनस में गई है। हर इदारा जिसको उठा के देख लें वो तबाह बर्बाद हुआ है। अब एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है जिसको खुद पैसे का लालच नहीं है, जिसको खुद किसी और चीज़ का लालच नहीं है, वो सिर्फ मुल्क के लिए बेहतरी करने आया है। लेकिन हालात जो हैं वो हम साजगार नहीं मिल रहे। आप ये समझ लें कि एक चीज़ ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तीसरी शुरू हो जाती है। अभी तमाम चीज़ों से हट के आगे बढ़ रहे थे तो कोरोना हो गया। कोरोना तो वो चीज़ है जिसने बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ को बिल्डोज करके रख दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि टिड्डी दल आ जाती है, उससे कितनी हमारी ख़राब हो रही है फसल सब। लेकिन जो अपोजिशन की है वो पहले दिन से, जो एक बात आप बार बार रिपीट करेंगे ना, तो वो चीज़ कुछ अरसे बाद लोगों को उस बात का यकीन हो जाएगा। जैसे पहले दिन से ही कह रहे हैं ये सिलेक्टेड है, फिर ना अहल हैं। क्या ना अहली है, मुझे बता दें। क्या अहलियत इसको कहते हैं कि आप मुल्क के तमाम इदारों को करप्ट करके, ख़त्म करके और अपनी जायदादें बाहर बना के आप कहें कि हम बहुत अहल हैं क्योंकि हमने इतना पैसा कमाया है, हमने इतनी चीज़ें कमाई हैं? तो ये दिस इज़ नॉट फेयर। एक आदमी जब पूरे उससे काम करे, ख्वाजा आसिफ ने कहा, बिलावल ने कहा कि जी आप चले जाएँ। आप क्यों चले जाएँ? पीटीआई इज़ एक्चुअली इमरान खान। अगर इमरान खान चले जाते हैं तो सदियां लगेंगी उस जगह पे किसी को आने के लिए, क्योंकि जितने वोट लोगों को मिले हैं उनमें हार्डली कोई 1-2 होगा जिसको अपनी वजह से मिले। तकरीबन तमाम हम एमएनएस जो हैं वो हम प्राइम मिनिस्टर पीटीआई में, ठीक है, इमरान खान साहब करप्ट नहीं है। जो इमरान खान के साथ बैठे हैं उनके ऊपर तो इल्जामात करप्शन के हैं ना। बिल्कुल हैं। देखें, जो वही वाली बात आती है कि जो हमारे जैसे लोग थे जो पहली दफा सियासत में आए, ठीक है, कि बीइंग अ वाइफ ऑफ ब्यूरोक्रेट, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गलियों में और शहरों में और स्पेशली सिंध के इतनी दूर दराज के शहरों में जिसका कोई तस्वर न कर सके। कि कश्मीर मेरा पहला ट्रिप था, आप सोचें। उसके बाद डेरा मुराद जमाली, डाडर, पता नहीं कहाँ 2012 से जा रही हूँ मैं। तो
जब मेरे जैसा बंदा जो इनएक्सपीरियंस्ड है सियासत में, उसको कोई चालाकी नहीं आती, कोई लेग पुलिंग नहीं आती, वो जब इख्तियार में आएगा तो वो उसी तरह लेकिन इनोसेंट होगा। ठीक है, आपके ऊपर तो कोई इल्जाम मैडम नहीं है आप जैसे लोगों के ऊपर, लेकिन माफिया तो है ना। तो जब लोग हमारे जैसे हैं लेकिन हम लोग इनएक्सपीरियंस्ड हैं, अब मुल्क को चलाने के लिए एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत थी, उनको लेके आए एक्सपीरियंस प्लस करप्ट। नहीं, प्लस तो नहीं करप्ट। देखें करप्शन अगर उन्होंने पिछले जमाने में की है तो आज के जमाने में उस तरह तो खान साहब खुद कहते हैं आज भी माफिया स्ट्रांग है। स्ट्रांग माफिया तो है, आप देखिए। बेबस है इमरान खान साहब? नहीं, बेबस हाथ नहीं डाल सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो हाथ भी डाल रहे हैं और बेबस भी नहीं है। आप ये देखें कि जिन लोगों ने करप्शन की है, चाहे वो चीनी की है या आटे की है या बिजली की है या पेट्रोल की है, वो सब पकड़े जा रहे हैं। और कितने जेल में हैं? नहीं, जेल में फौरन नहीं आ जाते। ये जो व्हाइट 2 साल का टाइम मैडम। 2 साल कुछ भी नहीं होते किसी मुल्क की हिस्ट्री में, किसी सियासत के उसमें, किसी इख्तिदार में 2 साल कुछ भी नहीं होते। ये जो तमाम चीज़ें हैं इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो बचेगा। आप देखिएगा कि सब धीरे धीरे पकड़े जाएंगे। इट्स टाइम टेकिंग। व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना बहुत आसान काम नहीं होता। खान साहब के लिए भी आसान नहीं है। नहीं, जाहिर है वो ठीक है, मैं आता हूं इस चीज वो खुद तो नहीं पकड़ रहे ना, ठीक, इदारे पकड़ेंगे। ठीक है, मैं मखदूम साहब आपको क्या लग रहा है कि जितनी तवक्कुआत थी, क्योंकि आप इत्तेहादी भी हैं इस गवर्नमेंट के साथ, और आपको जितनी तवक्कुआत थी कि बेहतर हुक्मरानी, अच्छी हुक्मरानी, एक बेहतर पाकिस्तान, क्यों नाकाम हुई है ये गवर्नमेंट? नाकाम बिल्कुल नहीं हुई। मीर साहब थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद किया, लेकिन अफसोस के साथ आज कहना पड़ रहा है कि हमें सबसे पहले हमें अपनी सोच को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें अपने ज़ाती मफादात, ज़ाती तरजीहात को एक तरफ रख कर हमें मुल्क की मफादात पर सोचना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि मैं बिल्कुल आपसे इस चीज़ पर एग्री करता हूँ कि मेरी बहन है, काबिल इज़्ज़त है, मेरे साथ आज प्रोग्राम कर रही हैं, लेकिन पीटीआई के कैंडिडेट्स ने, मैं अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो हमारे सामने पीटीआई के कैंडिडेट्स ने हमारे सामने विड्रॉ भी किया और हमने मिलकर एक 2018 की इलेक्शन में काम किया और फिर ये एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई। लेकिन जो डिलीवरेंस है, जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है, अब रिसेंटली मैं देख रहा था कि एक फेडरल मिनिस्टर असेंबली के फ्लोर पे कहते हैं कि जो माजी की गवर्नमेंट्स में जो भर्तियां हुई। सर मैं 1 मिनट आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। मेरे साथ मोहतरम जनाब साबिक गवर्नर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, मोहम्मद जुबैर साहब टेलीफोन लाइन पे। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। जी थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया। सर 2-3 चीजें मैं आपसे जरूर डिस्कशंस करूंगा। एक तो माइनस का सर जिक्र चला है, खान साहब ने माइनस की बात की है कि माइनस, और आज शेख रशीद साहब ने कहा है -1 नहीं -3 होगा। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? माइनस देखिए ना, क्वेश्चन ये है कि -1 का तो अभी जो आजकल के तनाजुर में बात हो रही थी वो माइनस इमरान खान की बात हो रही थी, और उसको इमरान खान ने भी जाहिर है बड़ा चैलेंज किया था और सब पीटीआई ने भी किया था कि वो क्यों जाएं। अब माइनस इमरान खान का तो हमें पता था। आज शेख रशीद जो कि सीनियर तरीन रहनुमा हैं पीटीआई के हुकूमत के, उन्होंने कहा जी अगर इमरान खान जाएंगे उसका यही मतलब है ना तो 2 और जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि वो 2 और कौन है, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन ये है कि ये इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने फैसला कर लिया जाने का, या उनको बता दिया गया कि आपने तो जाना है। अब हम आपकी एक डील ऐसी करवा सकते हैं कि जिसमें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के भी एक बंदा जाए, यही समझ आती है। ये अदरवाइज तो कोई आप देखें ना कि कितनी बड़ी बात है। एक अगर तो उन्होंने बगैर सोचे समझे किया तो इमरान खान से उनको मेरा ख्याल डांट भी पड़ेगी, काफी कुछ होगा उनके साथ। क्या बगैर अथॉरिटी के कि एक मिनिस्टर का, सीनियर मिनिस्टर का इस चीज का एक्सेप्ट ही कर लेना कि जी वो तो जा ही रहे हैं लेकिन उनके साथ 2 और जाएंगे, तो ये एक पार्ट ऑफ द डील होगी या क्या होगा। बट ऑब्वियसली शेख रशीद जो हैं वो खबरों में रहने के, हालांकि 50 साल हो गए उनको सियासत में, लेकिन उनको अब भी शौक है खबरों में रहने का। लेकिन सर क्या सिस्टम पूरा जाएगा 3 से बाद का? क्या मैं इसको इस तरह इसको डिफाइन अगर करूं तो सिस्टम चला जाएगा पूरा?
क्यों जाएगा सिस्टम? देखे ना पाकिस्तान में क्यों एक हुकूमत आई, चले उसको भी छोड़ दें, वो कैसे आई और किस तरह से लाई गई थी, उसको भी छोड़ दें। एक हुकूमत थी, पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर ने, और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जितनी उनको इदारों की सपोर्ट थी, किसी सिविलियन हुकूमत को पिछले बहुत अरसे में ऐसी सपोर्ट नहीं रही। आगे बढ़ के साकिब निसार जैसे चीफ जस्टिस भी चले गए, जो मुश्किल पैदा करते थे पिछली हुकूमत के लिए। तो जब आपको सब कुछ सपोर्ट भी मिल गई, आपको एक माहौल भी ऐसा मिला कि आपको एक चलती मईशत मिली, आपके जो भी आप उसके ऊपर बयानात देते रहे, अब अगर वो नहीं चल सकती है हुकूमत, ये इसमें तो किसी को दो राय है ही नहीं ना। पीटीआई वाले देखे ना, हम ये कहते हैं कि ये निकम्मे हैं इसलिए नहीं काम कर सके, पीटीआई वाले सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं हम काम तो नहीं कर सके, लेकिन प्लीज हमारी वजह भी तो पूछे ना कि मईशत क्यों खराब हुई है, बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, कीमतें क्यों बढ़ी हैं, ग्रोथ क्यों कम हो गई है। तो वो उसका सिर्फ फेलियर का रीजन देते हैं। लेकिन इसमें दोनों साइड्स में कोई शक नहीं है पूरे पाकिस्तान में कि मईशत बिल्कुल बदहाली तक पहुंच चुकी है। तो अब नहीं चली तो भाई उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के आइन में तरीकेकार दिया हुआ है कि अगर एक हुकूमत नहीं चलती है तो उसमें 2-3 ऑप्शंस हैं। प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व कर सकते हैं असेंबली को, या और नया इलेक्शन कॉल कर सकते हैं, या ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। तो हम आइन के बाहर क्यों जाएं, सिस्टम को गिराने की क्यों बात करें? सर दूसरा बड़ा एक जज अरशद मलिक साहब मुलाजमत से बरतरफ हुए, फैसले पे यानी कि जो सजा थी उस पे कितना असर पड़ेगा, वो भी सजा खत्म होगी या क्या होगा आगे चल के, इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? दो इस कल के फैसले के 2 इम्प्लीकेशंस हैं। एक तो लीगल है, जाहिर सी बात है, दूसरा अखलाकी है। ठीक है, एक लीगल उसका एस्पेक्ट है और उसकी क्या आगे जाके इम्प्लीकेशंस होंगी, और दूसरा पॉलिटिकल है। जाहिर है मियां नवाज शरीफ और पीएमएलएन एक पॉलिटिकल पार्टी है, मियां नवाज शरीफ पॉलिटिकल लीडर हैं, तो जो भी फैसला होगा उसके पॉलिटिकल असरात तो होंगे। अब पॉलिटिकल असरात इमीडिएटली हमारे लिए तो हम बहुत खुश हैं कि हम तो हमेशा से ये कहते थे कि ये ज्यादती हुई थी, इसका कोई सेंस नहीं बनता था। मतलब सजा जब हुई थी, जब अरशद मलिक जज पर किसी को कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं था कि जी ये प्रेशर में आके इन्होंने कुछ किया होगा, लेकिन अब तो उसके बाद उस वक्त हमें शदीद एतराज था जिस तरह से वो सारा अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस रन किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करके कहा था कि जी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ये 3 रेफरेंसेस फाइल करेगा नैब, और उस पर फैसले भी एक अरसे के दौरान वो भी डिफाइन किए गए थे, और ऊपर मॉनिटरिंग जज भी लगाया गया था। तो ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया था कि एक शख्स के पीछे इस तरह से पड़ गया था। तो हम तो बहुत खुश हैं, हमारे लिए तो मियां नवाज शरीफ बेकसूर पहले भी थे, और अब कल के फैसले के बाद तो वो जो दाग था वो भी धुल गया। सर एक चीज और भी है, उसके ऊपर दबाव था, प्रेशर था, यह भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि दबाव किसका था। देखें उसके मैं कहता हूँ 2 एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप उसको जिस तरह से भी ले लें, हमारा एक नुक्ता नजर है जो हमने जुलाई 2019 में मरीम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जी उस पर दबाव था फैसला मियां नवाज शरीफ के खिलाफ देने के लिए, और ये उसकी एविडेंस है। पीटीआई वाले और मुखालफिन कहते हैं कि नहीं जी वो उस पर दबाव कुछ और था, उस पर दबाव मियां नवाज शरीफ की तरफ से डाला गया था, यानी कि जिस तरह ये कह रहे हैं, जिस तरह से भी लें, जिस तरह से भी ले लें, दोनों साइड की बात ले लें, कंट्रोवर्शियल तो वो बन गए जज, ठीक है ना, इसमें तो कोई शक और शुबा नहीं है। अब बिल्कुल उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन उससे इस फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि चाहे वो इस तरफ से देखा जाए या इस तरफ से देखा जाए, क्योंकि ये बात तय हो गई है कि जज जो था वो एक डुबियस कैरेक्टर का था, उसकी जजमेंट देयरफॉर जब वो ये फैसला कर लिया लाहौर हाई कोर्ट ने, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया था, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने सस्पेंड किया था, जब आपने ये फैसला कर दिया कि जज साहब जो है वो 2 नंबर थे, तो उनका फैसला भी फिर 2 नंबर होगा। ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। मोहतरम जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, गवर्नर साहब, एक ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद मैं डिस्कशंस को आगे बढ़ाऊंगा।
वेलकम बैक। मखदूम साहब, आप अपनी बात खत्म करें कि जो 2 साल की कारकर्दगी थी, सर छोड़ें अपोजिशन को, ये एक लाइन है, एक लिस्ट बनी हुई है आपके सामने, पेट्रोल से लेकर बेरोजगारी, पीटीआई, पीआईए, ये अपोजिशन ने तो नहीं की सर, ये इन्होंने खुद की है। एफबीआर से लेकर नौशीन को फारिग किया, जावेद को लगा दिया, इसको फारिग किया, ये अपोजिशन ने तो नहीं की सर। मीर साहब, मैं समझता हूं कि जो चीज़ें आप कह रहे हैं या जो फेलियर जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है, जो फेडरल गवर्नमेंट को सामना करना पड़ रहा है, वो मैं समझता हूं कि उनके नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से, और जो चीज़ें उनको पब्लिकली नहीं कहनी चाहिए। हमारी फेडरल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बोलते पहले हैं और सोचते बाद में। इस चीज़ का मुझे बहुत बड़ा फुकदान नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसे आप अभी रिसेंटली आप देख लें कि जैसे सिविल एविएशन के जो फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उसके बाद बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट गया है दुनिया की तरफ। उन्होंने एक पर्सनल मौक़िफ़ था उनका या कोई तरजीहात थी, वो एक पब्लिक करने का एक हर चीज का एक वक्त होता है। यानी कि आप कह रहे थे फ्लोर पे आकर ये चीज नहीं कहनी चाहिए थी। बिल्कुल। हाँ मैडम, सही तो कह रहे हैं मखदूम साहब कि आप फ्लोर को जिस तरह आपने कहा, बाद में काबीना में जिस तरह डिस्कशन हुआ, जिस तरह असद उमर ने, शामुन कुरैशी साहब ने कहा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह का मौकिफ शेख रशीद साहब ने भी कहा कि वुज़रा जिस तरह के बयान, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने, ये अपोजिशन ने तो ये नहीं कहा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए हमेशा से एक मुहावरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो। अगर हम ये वाली चीज़ वहाँ पे असम्बली में और या किसी गैर मुल्की एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए अपने ही खिलाफ बात करेंगे तो फिर हम किसको ब्लेम करें? उसको कहते हैं ना कि पीटीआई को खतरा बाहर से नहीं है, पीटीआई को खतरा अंदर से ही है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग, अब अगर ये कहा जाए कि नॉन एक्सपीरियंस लोग, तो ये वाले नॉन एक्सपीरियंस लोग नहीं है। हम फिर भी जो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, हम बहुत संभल के बात करते हैं, सोच के बात करते हैं कि ऐसी बात ना की जाए जो पार्टी को एम्बेरस करे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को एम्बेरस करे कि वो शख्स, उसने 22 साल दिए हैं इस पार्टी को बनाने के लिए, दिन रात काम किया है, इस वक्त भी वो 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं। अगर हमें रिगार्ड नहीं है उनका कि वो उनका मिशन देख लें, सिर्फ बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ दें, उनकी नीयत देख लें, उनका मिशन देख लें। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान मदीने की रियासत बने। अब उस मदीने की रियासत को लोगों ने जिस तरह बदनाम किया है, हर बात में होता है ये मदीने की रियासत है, ये मदीने, वो अकेला आदमी मदीने की रियासत नहीं बनाएगा, ये मुझे और आपको और हम सबको मिलकर बनानी है। हमें अपने अंदर चेंज लाना है तो अगली बात होगी ना, हमारा तो चाहे वो कोक है, चाहे माली है, चाहे मासी है, चाहे जो मर्जी है, जहां चांस मिलेगा वो बेईमानी करेंगे। मैडम मुझे आप ये बताएं, ये एक चीज बताएं, एक आपके वुज़रा, क्योंकि आप सीनियर रहनुमा एमएनए, किस चीज का झगड़ा है, किस चीज पे लड़ रहे हैं? वजारत के ऊपर? वजारत तो है उनके पास ना सब, क्यों एक दूसरे के साथ लॉबिंग है, वो उसके खिलाफ है, डिलीवरेंस अच्छी नहीं है, गवर्नेंस अच्छी नहीं है, किस वजह से लड़ रहे हैं? इमरान खान को नाकाम करने के लिए? नहीं, इमरान खान को नाकाम करने के लिए नहीं, वो बस जो कहते हैं ना फ्लो में आके इस तरह की बात करते हैं कि वो समझते हैं कि इस तरह वो मीडिया में रहेंगे, क्योंकि एक तो मीडिया किस तरह देखिए रशीद शेख साहब जिस तरह बात कर रहे हैं कि इंतहाई सीनियर पॉलिटिशियन है, पता नहीं कितने 16 या 14 या 15 तो मिनिस्ट्री हम भुगता चुके हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है? अभी कोरोना ख़त्म हुआ है, आप आराम से बैठें, रेलवे का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर तवज्जो दें कि हो क्यों रहे हैं 20-21 लोग जिस तरह गए हैं, फौत हो गए हैं, आप देखें, और उसके बाद इनके ज़माने में कितने ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। रिजाइन देना चाहिए था, इस्तीफा देना चाहिए था। ये क्यों नहीं तवज्जो देते उस तरफ कि जो रेलवे के फाटक नहीं है या वो जगह जहाँ से लोग कच्चा, जिस तरह इस वैन वाले ने कच्चे रास्ते से जाना चाहा, वो सारे ब्लॉक होने चाहिए, उसके ऊपर तवज्जो दें, पूरा एक नक्शा मंगवाएं और पूछें कि कितने इस तरह। क्या इमरान खान कमजोर हो गए? ग्रिप नहीं है वुज़रा के ऊपर? बिल्कुल ऐसी बात नहीं, कमजोर क्यों नहीं रोक सकते? फवाद चौधरी साहब को क्यों नहीं रोक सकते? वो रोक बिल्कुल, फैसल वाडा साहब को क्यों नहीं रोक सकते? दूसरे वुज़रा को क्यों नहीं रोक सकते? रोक सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। या खुद ही कहते हैं कि ये लगे रहे, नहीं, डिवाइड एंड रूल करते हैं, ये आपस में लगे रहे, मैं वजीर आजम हूँ। नहीं, इससे इस तरह की बात नहीं है, बिल्कुल डिवाइड एंड रूल वो तो सोच भी नहीं सकते होंगे कि कोई डिवाइड। या शाबाशी देते हैं, शहबाज गिल ने ये बात कर दी, शहजाद अकबर ने ये बात कर दी, ऐसी बात नहीं, फवाद चौधरी ने ये बात कर दी। जो मुफादात के खिलाफ बात करेगा उसको कभी भी वो अप्रूव नहीं करते, कभी भी, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह, मुझे आप एक भी दें पार्टी के अंदर
क्योंकि ये जितने भी MNA मिनिस्टर्स हैं, जिसने भी कोई आके बात की है पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, किसी को शोकाज एक्सप्लेनेशन कोई खान साहब ने पार्टी अंदर से दी हो, मुझे बताएं। नहीं, वो देखिए अब इतने बड़े लोग हैं, ये इतनी बड़े लोग पार्टी के अंदर नहीं होते मैडम। नहीं, मतलब बड़े से मुराद ये कि एक्सपीरियंस लोग हैं, पुराने हैं। अब इन लोगों को शोकाज नोटिस क्यों नहीं देने उनको चाहिए? सिर्फ ये कह देना काफी है, जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, सिर्फ रोकते हैं, बस आगे नहीं दें। प्लीज अब बी केयरफुल। और वो जिस तरह फैसल वाडा के ऊपर पाबंदी लगी थी जूता लाने के ऊपर, तो ये मतलब एक इस उम्र में आके यही कुछ किया जा सकता है। अब ये तो नहीं है शो कॉज नोटिस है कि निकाल दें पार्टी से, जिस तरह जरताज गुल साहिबा ने जिस तरह कह दिया। खैर, जरताज बहन है मेरी। ना तो आए, लेकिन मैं आपको बताएं ना, जिस तरह कह दिया, इस तरह पार्टियां चलती हैं, इस तरह गवर्नमेंट्स चलती हैं। उसको आप लेवरेज दें कि वो नॉन एक्सपीरियंस्ड है, जाहिर है, और फिर वो जो बोलना चाहती होगी उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो वो किस तरह मैडम, इस तरह वजारत है, फेडरल मिनिस्टर, सिर्फ नहीं फर्क पड़ता। MNAs, देखिए अब गवर्नमेंट चलाना, मुल्क चलाना के लोग हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है। उर्दू वो मुश्किल से बोलते हैं। ना कुछ भी हो मैडम, आप थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, इतना ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साल हो गए हैं। ये तो आस्ता आस्ता होगा, 2 साल क्या होगा। इतने सीनियर मिनिस्टर्स हर दौर में आप देखें, फवाद चौधरी कहां से होकर कहां आए। ठीक है, मैं तो उसको अप्रूव ही नहीं कर रही हूँ। हाँ, कहां से किस तरह आए आपको पता है। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि जो लोग बाकी हैं, जो हमारे मुराद सईद है या मोहम्मद अली मोहम्मद, कुछ सर्वेज आ रहे हैं आपके सामने, कुछ सर्वेज आ रहे हैं। आप हमेशा जिक्र करते थे सर्वेज का मैडम, और मखदूम साहब हमेशा ये गवर्नमेंट सर्वेज का जिक्र करती थी कि सर्वेज, ये सर्वे वो सर्वे। जब भी नून लीग की हुकूमत, जब भी PTI की हुकूमत के फलां सर्वे कह रहा है कि ये नाकाम है, फलां सर्वे कहते हैं ये हुकूमत अब नाकाम है। सर्वेज इंस्टीट्यूशन फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च है, उसमें भी PMLN इनसे आगे जा रही है और सबसे ज्यादा इनका ग्राफ गिर रहा है, गैर मकबूल हो रहे हैं, कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही इनके सर्वे। आज तो इनको मानना पड़ेगा। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आता हूं, इस डिस्कशन को यहीं बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है ससी जफर राजपूत साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच इम्तियाज, आपने मुझे लाइन पे लिया। क्या देख रही हैं, ये गवर्नमेंट कह रही है, वफाकी गवर्नमेंट के अभी हमें 2 साल हुए हैं, आप लोगों ने तबाही इतनी की है कि अभी हमें मुझे टाइम लगेगा। आपको क्या लग रहा है कि इन्होंने जो वादे दावे किए थे वो वादे पूरे किए या अवाम इनसे मायूस हो चुकी है, क्या कहेंगी? देखें, दे आर टोटली फेल टू प्रोवाइड एनीथिंग, दे आर नथिंग टू डिलीवर। इन्होंने वायदे किए थे घरों के, वो घर कहाँ है? 10 मिलियन जॉब्स कहाँ है? वो घर कहाँ है? इस टाइम इन्होंने कहा था कि हम यूथ को प्रमोट करेंगे, क्या यूथ को जॉब्स मिले? अभी फर्स्ट ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड, जब आपके पास वैकेंसीज थी, डिपार्टमेंट्स में जगह थी, आपको यूथ को रखना था, क्या आपने यूथ को रखा? आपने क्या की, वो जगह खत्म कर दी। फिर आपने वायदे किए थे, जब आप इलेक्शन कैंपेन चलाते थे तो आपने वायदे किए थे कि हम 100 डेज का प्लान करते हैं, उसमें हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यूथ को जॉब्स की है। जॉब्स तो नहीं मिली। आपने एक काम किया, जब पूरी दुनिया कोरोना से फाइट कर रही है, जहाँ पे इतने इश्यूज हो रहे हैं, आपने क्या किया? आपने स्टील मिल्स के गरीब मुलाजमों को निकाल दिया जॉब से। आपने उनका एहसास नहीं किया। आपने यहाँ पे ही दुनिया को बता दिया कि आप एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट के लोग हैं, आप सिलेक्टेड लोग हैं। अगर आप इलेक्टेड लोग होते हैं तो आपको गरीब आवाम का दर्द पता चलता। आपने फिर बात की कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा करेंगे। आपको खुद को पता है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर है हमारी, क्या हमारा एग्रीकल्चर ठीक है? क्या लोकस्ट के अटैक को जो है कंट्रोल कर पाई है PTI? आप खुद देखें कितनी तबाही मचाई हुई है, क्या उस पे ये कामयाब हो चुके हैं? कोरोना पे तो ये वैसे ही फेल थे, ये तो एग्रीकल्चर पे भी फेल हो गए। इकोनॉमी की ग्रोथ की ये लोग बात करते थे, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक हुई? इन्होंने वायदे किए थे कि हम इलेक्ट्रिसिटी, हम गैस के बिल्स में जो है वो आवाम को रिलीफ देंगे, क्या रिलीफ मिला? क्या टैक्स कम हुए? आपने क्या किया? आपने सिर्फ और सिर्फ आवाम को ना मायूसी किया है, आपसे आवाम ना खुश है। अगर आपसे कोई खुश है तो हाँ, वो माफिया बड़े खुश हैं आपसे, आपसे पेट्रोल माफिया खुश है, आपसे चीनी माफिया खुश है, आपसे आटा माफिया खुश है।
आप पहले पेट्रोल की जब है प्राइसेस वो कम कर देते हैं तो पूरे पाकिस्तान से अचानक पेट्रोल गुम हो जाता है, गरीब आवाम परेशान हो जाता है। फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेट्रोल के जो रेट्स हैं बढ़ा देते हैं। जैसे ही आप पेट्रोल के रेट्स बढ़ाते हैं, आधे घंटे के बाद पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल आ जाता है। ठीक है, दूसरी, हाँ सही, दूसरी चीज माइनस की बात जो है ना, खान साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन की ख्वाहिश है कि मैं माइनस हो जाऊं, फिर भी नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को, जेलों में डालूंगा आप लोगों को, जान नहीं छोड़ूंगा। नहीं, पहले कहते थे कि मैं जेलों में डालूंगा लेकिन जान नहीं छोड़ूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए, अपोजिशन तो -1 की बात कर ही नहीं रही। -1 की बात तो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर नियाजी साहब तो खुद कर रहे हैं, क्योंकि मिस्टर नियाजी साहब को ये महसूस हो चुका है कि जिन लोगों ने उनको सिलेक्ट किया था, जिनके पावर के जरिए वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन के आ गए, वही उनसे नामायूस है। उनको भी पता चल चुका है कि ये नालायक और नाहिल वजीर आजम है, इससे कुछ नहीं होना। अगर ये 2 साल और गवर्नमेंट करता है तो पाकिस्तान तो और बदतरीन हालात की साइड जाएगा। अपोजिशन की बात करते हैं, बिल्कुल अपोजिशन इनको -1 नहीं करेगी, इनको इनके अपने ही -1 करेंगे। इनकी कश्ती अगर कोई पानी में डुबो देगा तो इनके अपने ही डुबोएंगे। बाकी रही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। हम चाहते हैं कि न्याजी रिजाइन देके घर जाए, पर न्याजी जमहूरी रास्ते से घर जाए, आइन के तरीके से जो है वो रिजाइन देके घर जाए, क्योंकि जो मुल्क के इस टाइम हालात है वो तो आपके आगे हैं। ये तो बिल्कुल मुल्क को डुबोने के चक्करों में इन्होंने अब तक क्या किया है, इन्होंने इनकी कोई एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो आप हमें दिखा दे। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, अभी आप रेस्पॉन्ड करें। ठीक है, जो मुझे हंसी इस बात के ऊपर आती है, लुक हु इज टॉकिंग। पहले आप अपना पूरा मुल्क तबाह कर दें, सारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दें, यहाँ से सारा पैसा ले जाके दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट कर दें, और उसके बाद आप आने वाले नए प्राइम मिनिस्टर को, जिसका ना लेना है ना देना है आपसे, किसी किस्म का कोई मुकदमा, किसी किस्म की कोई चीज़ इस पार्टी की तरफ से नहीं है। जो कुछ भी ये लोग भुगत रहे हैं या सामना कर रहे हैं, वो सिर्फ दोनों ही एक दूसरे की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर सारे सब कुछ किया। ये बात करते हैं कि जी कोई एक चीज़ दिखा दें जिसके ऊपर आपके उस पर तरक्की हुई हो, तो मैं इनको बताना चाहूँगी कि 5 साल गुजर जाने दें, फिर आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान असल में है क्या, पाकिस्तान किस जगह पे पहुँचा है। पाकिस्तान को जिस हालत में ये लोग छोड़ के गए हैं दोनों के दोनों, आज पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो चुकी थी जिस वक्त ये कोरोना आया है, और फिर उसके मैडम इसको तो 3 महीने हुए हैं, 17 महीने पहले क्या सूरत हाल थी? आप देखें कि इकोनॉमी स्टेबल हो चुकी थी। अभी आपके प्राइम मिनिस्टर ने भी बात ही की थी कि अब हम लोग आगे चलने की बात करेंगे, अब हमारे कर्जे बेइंतहा कम हो चुके हैं, हमारी चीज़ें कम हो चुकी हैं, हम उनके जो कर्जों के वो किस्त है वो 5000 अरब रुपया, हाँ तकरीबन उसमें दिया है उन्होंने। तो ये से पहले कभी नहीं हुआ। हमने जो लिया है वो माफ़ करवाया है, जो लिया है माफ़ करवाया। IMF के पास कर्जा लिया भी तो है ना, तो लेना तो था, जाहिर है। जब उसमें आपके पास बकेट में कुछ है ही नहीं, खाली बकेट छोड़ के गए तो उसको फिल तो करना है। मखदूम साहब देखें क्या लग रहा है, एक तरफ तो सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी भी आपके सामने 12 साल से ज्यादा इक़्तिदार हो गया है, इनकी भी कोई आइडियल सूरत हाल तो बेहतर नहीं है। पानी, हेल्थ आपके सामने, एजुकेशन आपके सामने, इधर 2 साल की कारकर्दगी है। सिर्फ आप तनकीद तो आप सिर्फ वफा की हुकूमत को तो नहीं कर सकते ना। मीर साहब, बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से ना तो आज तक कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, ना ही कोई ऐसा लीडर पैदा हुआ है जिसके कंधे पर हम सर रखकर रो सकें, अपने धरती पाकिस्तान और सिंध के इशूज़ पे ऊपर अपने अफसोस का इजहार कर सकें। और इस मुल्क में बदकिस्मती का आलम यह है कि कायद आज़म की बहन भी अगर इलेक्शन कंटेस्ट करती है तो उसे भी ज़बरदस्ती हराया जाता है। इसीलिए सबसे पहले तो हमें अपने सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। मेरे साथ मोहतरम जनाब सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सूबाई वजीर मोहतरम जनाब इम्तियाज अहमद शेख साहब टेलीफोन लाइन पे। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी हाँ जी, आ रही है। सर माइनस का जिक्र हो चला है, शेख रशीद साहब ने कहा है कि -1 नहीं -3 होगा। सर क्या कहेंगे? देखें, ये जो -1 वाली बात प्राइम मिनिस्टर ने की थी कुछ दिन पहले असेंबली में, हाँ सर, तो ये मतलब ये खौफ या जो हकीकत है जो उसके जहन में है, जरूर कहीं
कोई डेवलपमेंट कहीं हो रही है जहां प्राइम मिनिस्टर को माइनस किया जा रहा है, तो उसने अपना वो जहन बतलाया, जहन की बात उसने बाहर जाहिर की, वो रख नहीं सका जहन में। तो डेफिनेटली जो पार्टी में कुछ दिनों से इंतशार उनके पाया जाता है और उनके अपने सीनियर रहनुमा इल्जाम लगा रहे हैं और अपना मखदूम साहब के लिए और असद के लिए कह रहे हैं कि मतलब वो उम्मीदवार हो सकते हैं, तो लाजमी तौर पे कोई बात जरूर है इसकी वजह। फैसल वाडवा का बयान और जो मैं कैबिनेट मीटिंग में कहा, ये सब चीजें जाहिर करती हैं कि एक बहुत बड़ी खिचड़ी तहरीक इंसाफ में पक रही है और तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है मुख्तलिफ ग्रुप में बटी हुई है। और जहांगीर तरीन की वाक़े के बाद तो बिल्कुल लग रहा है कि आपस में उनके इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं और जहां तक आ गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर को माइनस किया जा रहा है, जो कि प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है। लेकिन इसकी एक और वजह भी है कि जो बाकी कुव्वतें हैं अपोजिशन के अलावा भी जो अहम कुव्वतें जो फैसले करती हैं मुल्क में, वो सब प्राइम मिनिस्टर की कारकर्दगी से नाला नजर आते हैं। और प्राइम मिनिस्टर की जो परफॉर्मेंस है उनकी टीम की और उनकी, वो मतलब सेटिस्फैक्टरी किसी भी सूरत में नहीं कह सकते। कोविड तो भी आया 3-4 महीने हुए पाकिस्तान में, लेकिन उससे पहले भी कोई मुआशी सूरत हाल हो, सियासी सूरत हाल हो, कोई डेवलपमेंट का साइड हो, कोई भी मतलब चीज ऐसी नहीं है जो कि बयान की जा सकती है कि बेहतरी की तरफ हो। और उनके जो अपने हलीफ हैं वो भी सब नाराज हैं, उनकी अपनी पार्टी वाले भी नाराज हैं। तो टोटल फेल्यूर की एक पिक्चर सामने आ रही है। उस पर लाजमी है फिर कहीं ना कहीं सोच की पैदा हुई होगी कि इनको माइनस कर दिया जाए, जो कि इसको मालूम हो गया। और फैसल वाडवा का जो बयान है वो फैसल वाडवा का नहीं है, वो इमरान खान ने ही कहलवाया वहाँ। जो भी बात हुई, इस तरह की बात होती है तो इस तरह अक्सर पॉलिटिक्स में होता है कि किसी को आगे कर दिया जाता है और मतलब फिर उस पर बात की जाती है, चीजें होती है। तो उसने डिक्लेयर किया एक पार्टी में कैबिनेट मीटिंग में। तो मैं समझता हूँ कि उसकी अपनी कारकर्दगी, उसका हलीफों के साथ, सियासत साथी जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, उसके साथ लेकर न चलना, और कोविड की वजह से जो पॉलिसियों में तजाद आया, सूबों को लड़ा दिया गया आपस में और मकसद सूबे में जंग करने की कोशिश की गई और परफॉर्मेंस से बढ़कर का फेलियर जो है, तो सब चीज़ें जाहिर करता है कि -1 कहीं न कहीं सोचा जा रहा है। और वो लाजमी जब इसको मालूम हुआ प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने वो बात जाहिर कर दी। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर। इम्तियाज अहमद शेख साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, मैडम आपकी बड़ी मेहरबानी, मखदूम साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर सिस्टम चलना चाहिए, जमहूरी सिस्टम को चलना चाहिए। खान साहब को एक आईनी एक राइट है कि अपना टर्म पूरा करे। मुल्क के अंदर जमहूरी सिस्टम को जमहूरी तरीके से जाना चाहिए। और खान साहब ने एक माइनस की बात करके एक नई बहस छेड़ दी। आज तो शेख रशीद साहब ने ऐसी बात छेड़ दी, जब से वो कोरोना से इन्फेक्टेड थे उसके बाद ही अचानक वुज़रा एक मसला पैदा कर रहे हैं मुल्क के अंदर। 2 साल इस हुकूमत को हुए, अपने 5 साल पूरे करने चाहिए। और इस बहस को जो यहीं ख़त्म करते हैं, कल इसी नए बहस के साथ ही इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।